प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो जो गाउस नियम के जितने भी अनुप्रयोग हैं उसमें आज अपन पहला अनुप्रयोग स्टार्ट करते हैं। और पहला अनुप्रयोग का नाम है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी अपन अनंत लंबाई का यानी अनंत रेखीय आवेशित तार यानी ज़्यादा लंबाई का तार अपन लेंगे और उसके कारण अपन उससे r दूरी पर बिंदु P पर पहले परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, निर्धारण करेंगे दिशा का। और फिर बिंदु P पर अपन उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी व्यंजक अपन उत्पन्न करेंगे। और ये जो अनुप्रयोग हैं जो भी पढ़ेंगे सभी इम्पोर्टेंट हैं। और जो पहला अनुप्रयोग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन यहाँ पर एक रेखीय आवेशित तार लेंगे। तो एक अपन तार लेंगे रेखीय, तो ये रेखा के रूप में ये अपन ने तार ले लिया। अब इस पर ये प्लस प्लस यानी समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो ये रेखीय आवेशित तार हो गया। अब अनंत रेखीय आवेशित तार अनंत लंबाई का यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन डैश डैश करके दिखा देंगे। और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये डैश डैश करके अपन दिखा देंगे। तो ऊपर डैश डैश दिखा दिया, नीचे डैश डैश, तो इसका मतलब ये अनंत लंबाई का हो गया। ये अनंत लंबाई का यानी अनंत रेखीय आवेशित तार हो गया अपने पास। इसकी लंबाई ज़्यादा इसलिए ये अनंत लंबाई का अनंत रेखीय आवेशित तार हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है इसका जो मध्य बिंदु O, तो ये मध्य बिंदु O ले लिया। तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये जो बिंदु P अपन ने यहाँ पर ले लिया, तो ये बिंदु P यहाँ पर ले लिया। तो अपन क्या करेंगे, इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण अपन पहले इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अपन ज्ञात करेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे। फिर बाद में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो बिंदु P है, बिंदु O को अपन बिंदु P से मिलाएंगे। तो O से P तक की जो दूरी है वो यहाँ पर मैंने R लिख दी। अब ये जो बिंदु P है इसके सम्मुख ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O को निर्देश बिंदु मानकर अपन समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश अपन ने ये ले लिया और यहाँ से एक अल्पांश अपन ने ये ले लिया। अब बिंदु O से जितनी दूरी पर ये अल्पांश लिया है उतनी दूरी पर अपन ये अल्पांश लेंगे। तो एक अल्पांश ये हो गया जिसको A1 नाम दे दिया, A1, और दूसरा ये अल्पांश A1 हो गया और ये दूसरा अल्पांश ये हो गया जिसको A2 नाम दे दिया। अल्पांश का मतलब ये जो अपने पास रेखीय आवेशित तार है इसकी लंबाई का ये छोटा सा भाग अपन ने ले लिया, तो अल्पांश A1, और इसकी लंबाई का ये छोटा सा भाग अपन ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो ये अल्पांश क्या हो गया, A2। अब ये जो अल्पांश A1 है इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस अल्पांश A2 की है। तो ये जो अल्पांश A1 है और अल्पांश A2 है इनका परिमाण क्या है, समान है। तो इनका परिमाण समान है और निर्देश बिंदु O से जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये अल्पांश है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अल्पांश A1 है इसका जो मध्य बिंदु है इसको अपन बिंदु P से अपन मिला देते हैं। और ये जो अल्पांश A1 है इस अल्पांश A1 में क्या है, ये धनावेश है, ये आवेश है। तो अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो A1 को अपन ने अल्पांश A1 को बिंदु P से मिलाया, तो इस अल्पांश के कारण इसी दिशा में बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी सदिश DE1। और ये जो अल्पांश A2 है इसके मध्य बिंदु को अपन बिंदु P से मिलाएंगे, तो इस अल्पांश A2 के कारण इसी के अनुदिश बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता हो जाएगी सदिश DE2। अब यहाँ पर इस अल्पांश में धनावेश है, तो धनावेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये हो गया। इस अल्पांश A2 में धनावेश है, तो धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश D2 यहाँ पर हो गई। अब अपन क्या करते हैं, जब अल्पांश A1 को बिंदु P से मिलाते हैं तो इस OP रेखा के साथ ये एंगल थीटा, मान लो कितना एंगल बन रहा है, थीटा। और जब अल्पांश A2 के मध्य बिंदु को अपन बिंदु P से मिलाते हैं तो इस OP रेखा के साथ यहाँ पर ये जो अपन अल्पांश को P से मिलाया तो इस OP रेखा के साथ ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा।
जितनी दूरी बिंदु P से अल्पांश A1 की है उतनी दूरी बिंदु P से अल्पांश A2 की है, इसलिए जो एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, वही एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा इसमें। अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि ये जो अपने पास और ये बिंदु P यहाँ पर है, ये जो सदिश DE1 है और जो सदिश DE2 है, इसको अपन घटकों में विभाजित करते हैं। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं, ये रेखा ऐसे आ रही है तो ये ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे आ रही है तो ये ऐसे, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा। फिर अपन देखते हैं इसमें कि ये रेखा ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जा रही है यहाँ पर, फिर ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो चित्र की ज्यामिति जो एंगल यहाँ पर वही एंगल यहाँ पर, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा। अब अपन यहाँ पर देखेंगे ये जो सदिश DE1 है, ये जो सदिश DE1 है इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो सदिश DE1 का ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, और क्षैतिज घटक के लिए कोस थीटा, तो सदिश DE1 का ये जो क्षैतिज घटक है DE1 कोस थीटा हो जाएगा, और ये जो क्षैतिज घटक है इसके लंबवत ये नीचे की ओर ऊर्ध्व घटक होगा, ऊर्ध्व घटक के लिए साइन थीटा DE1, तो ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा DE1 साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्षैतिज घटक है और ये जो ऊर्ध्व घटक है, इनके बीच में कहीं पर थीटा कोण पर ये सदिश DE1 होगा अपने पास, तो इसलिए जो ऊर्ध्व घटक है इस क्षैतिज घटक के लंबवत ये नीचे की ओर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो सदिश DE2 इसको घटकों में अपन बांटेंगे, तो ये जो सदिश DE2 है इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर, तो सदिश DE2 का ये अपने पास क्षैतिज घटक हो जाएगा, तो ये क्षैतिज घटक हो गया। क्षैतिज घटक के लिए कोस थीटा DE2, तो ये DE2 कोस थीटा ये क्षैतिज घटक हो गया DE2 कोस थीटा। इस क्षैतिज घटक के लंबवत ये ऊर्ध्व घटक होगा, ये ऊर्ध्व घटक के लिए साइन थीटा, तो यहाँ पर DE2 सदिश DE2 तो परिमाण DE2, तो ये जो सदिश DE2 का ऊर्ध्व घटक है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला DE2 साइन थीटा हो जाएगा, तो ये DE2 साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें इस अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश DE1 और इस अल्पांश A2 के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 है, ये दोनों परिमाण में समान होगी, क्योंकि जो दूरी इससे है वही दूरी इसकी इससे है, तो DE1 और DE2, तो यहाँ पर ये जो DE1 और DE2 दोनों परिमाण में क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो DE1 है और DE2 परिमाण में समान, साइन थीटा यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो ये जो दोनों ऊर्ध्व घटक हैं परिमाण में समान होंगे, ये दिशा में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यहाँ पर, तो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। और ये जो क्षैतिज घटक है और ये जो क्षैतिज घटक है, दोनों क्षैतिज घटक यहाँ पर समान दिशा में हैं, ये दोनों समान दिशा में हैं, तो ये दोनों क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो इन क्षैतिज घटकों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हमारे को इस दिशा में मिल जाएगा, तो इन क्षैतिज घटकों के कारण ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ये आ गया। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि इसी प्रकार जब हम अन्य अल्पांश लेंगे, तो जैसे निर्देश बिंदु O से कुछ दूरी पर एक अल्पांश ले लिया, निर्देश बिंदु O से उतनी दूरी पर एक दूसरा अल्पांश ले लिया, तो इन अल्पांशों के कारण जो ऊर्ध्व घटक यहाँ पर आएंगे वो निरस्त हो जाएंगे और जो क्षैतिज घटक आएंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो OP दिशा में हमारे को इस प्रकार ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ये इस प्रकार मिल जाएगा, तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है, अनंत लंबाई का ये जो रेखीय आवेशित तार है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो OP दिशा में ये हो जाएगी, तो OP दिशा में ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तार के लंबवत ये होगी, तो OP दिशा में तार के लंबवत ये हो जाएगी। तो ये बिंदु P पर हमने दिशा का निर्धारण कर लिया, बिंदु P पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ज्ञात कर ली। अब अपन क्या करेंगे, इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण बिंदु P पर हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका सूत्र उत्पन्न करेंगे, उसका व्यंजक उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे अपन, फिर इसमें डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने अनंत रेखीय आवेशित तार ले लिया, ये अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार ले लिया अपन ने।
तो यहाँ पर अपन ने ये ऊपर डैश डैश करके दिखाया, नीचे डैश डैश करके, और ये अनंत रेखीय आवेशित तार हो गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है इसका ये जो मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर ये बिंदु P, तो O से P तक की ये दूरी क्या होगी, r होगी। तो अभी अपन ने यहाँ पर इसमें देखा था कि मध्य बिंदु O से P तक की दूरी ये r, तो ये बिंदु P अपन ने यहाँ पर यहाँ पे ये बिंदु P यहाँ पर अपन ने ये ले लिया, तो O से P तक की ये दूरी हमने यहाँ पर क्या लिख दी, r लिख दी। अब अपन क्या करते हैं, ये O से P तक की दूरी r है, तो r त्रिज्या के हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, तो ये हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार ये खींच दिया, तो ये हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींच दिया। O से P तक की दूरी r, तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की ये जो त्रिज्या है ये क्या हो जाएगी, r, तो इसकी त्रिज्या भी ये क्या होगी, r होगी। अब अपन क्या करते हैं, बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ है उसका एक सिरा अपन यहाँ पर लेते हैं और इसका दूसरा सिरा अपन यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो बिंदु है इस सिरे का जो केंद्र बिंदु मध्य बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बिंदु है इस सिरे का जो केंद्र बिंदु मध्य बिंदु यहाँ पर आ जाएगा ये। अब अपन क्या करते हैं, इस सिरे को इससे मिलाएंगे, ये डैश डैश करके अपन ने मिला दिया। अब इस सिरे को अपन इससे मिलाएंगे, डैश डैश करके अपन ने ये मिला दिया, ये हो गया। और ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये अपन ने लंबाई क्या लिख दी, स्मॉल l, तो इसकी ये लंबाई क्या होगी, स्मॉल l होगी। अब ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके 3 भाग हैं। जैसे ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, तो ये भाग S1 हो गया, और ये जो नीचे है ये भाग S2 हो जाएगा, और ये जो वक्रीय पृष्ठ है, ये चारों ओर का जो वक्रीय पृष्ठ है ये भाग S3 हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर ये भाग S1 लिख दिया, ये भाग S2 हो गया, और ये जो वक्रीय पृष्ठ होगा अपने पास, ये वक्रीय जो पृष्ठ होगा ये भाग क्या हो गया, S3। जैसे ये है अपने पास, तो ये चारों ओर का, तो ये चारों ओर का क्या हो जाएगा, ये वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा इसका, तो ये वक्रीय पृष्ठ हो गया, ये भाग S3 लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, अब 3 भाग हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अलग अलग भागों पर अल्पांश लेंगे। अल्पांश का मतलब जैसे ये भाग S1 है तो इसके क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लेंगे, ये भाग S2 है नीचे तो इसके क्षेत्रफल का छोटा सा भाग अपन लेंगे यहाँ पर, ये भाग यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ ये भाग S3 है तो इसके क्षेत्रफल का छोटा सा भाग यानी अपन क्या लेंगे यहाँ पर अल्पांश लेंगे इस पर, तो इस पर अल्पांश लेंगे S1 पर, S2 पर अल्पांश लेंगे और वक्रीय पृष्ठ S3 पर अपन क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास भाग S1 है, इस भाग S1 के ऊपर अपन ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लेते हैं, तो ये अल्पांश हो गया अपने पास। ये जो भाग S2 है इस पर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग अल्पांश लेते हैं, ये हो गया। और ये जो अपने पास वक्रीय पृष्ठ है, इस वक्रीय पृष्ठ के ये जो वक्रीय पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल का ये छोटा सा भाग लेते हैं, तो ये अल्पांश हो गया। और जहाँ पर बिंदु P लिया है उस बिंदु P पर ही अपन अल्पांश लेते हैं, यानी इस अल्पांश पर ये बिंदु P यहाँ पर स्थित होगा। जैसे ये अपने पास, तो यहाँ पर ये अल्पांश ले लिया तो बिंदु P यहाँ पर इस अल्पांश पर होगा यहाँ पर, तो ये हो गया। अब अपन इसमें आगे देखते हैं यहाँ पर, और इस तार का ये मध्य बिंदु O है यहाँ पर। अब अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो तार के लंबवत होती है, तार के लंबवत इस प्रकार होती है, हर जगह प्रत्येक बिंदु पर तार के लंबवत होती है, तो इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, ये सदिश E। और ये जो अपन ने अल्पांश लिया है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा सदिश क्षेत्रफल, जैसे ये अल्पांश पर ये क्षेत्रफल लिया था यहाँ पर अल्पांश, तो इसका सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे, ये सदिश ds होगा। तो इस अल्पांश का जो सदिश क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, सदिश ds। इसी प्रकार भाग S2 पर ये जो अल्पांश है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन दिखाएंगे यहाँ पर, जो ये जो तार है इसके लंबवत होगी तो अल्पांश पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश E होगी। अब ये अल्पांश है तो इस अल्पांश पर बाहर की ओर अभिलंब ये खींच देंगे, तो इसका ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds हो गया। जिस प्रकार ये है यहाँ पर अल्पांश है तो यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल सदिश ds ये हो जाएगा अपने पास, बाहर की ओर अभिलंब खींच देंगे, ये सदिश ds ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अपने पास
ये जो भाग S3 पर ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये जो तार है इसके लंबवत, तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता हो जाएगी सदिश E, और इस अल्पांश पर ये अपन अभिलंब खींचेंगे, तो इस अल्पांश पर ये सदिश क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया, सदिश DS। तो ये सदिश DS हो गया। अब अपन इसमें यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पृष्ठ S1 है इसके लिए, इस पृष्ठ S1 भाग S1 के लिए सदिश E और सदिश DS के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो पृष्ठ S1 के लिए थीटा 90 डिग्री। ये जो भाग S2 है, ये जो पृष्ठ S2 है, इसके लिए जो सदिश E सदिश DS एक दूसरे के लंबवत, तो थीटा 90 डिग्री, तो पृष्ठ S2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ये जो अपने पास वक्रीय पृष्ठ भाग S3 है, इसके लिए ये जो सदिश E सदिश DS दोनों, सदिश E सदिश DS दोनों समान दिशा में हैं, तो सदिश E और सदिश DS के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री होगा, तो पृष्ठ S3 के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पर होगा। अब अपन ने मान लिया कि ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है, इस पर कौन सा घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो इस पर कौन सा घनत्व मान लिया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा अपन ने मान लिया। और चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, तो Q बराबर L लैम्डा से वज्र गुणा लैम्डा इंटू L, तो लैम्डा इंटू L। अब अपन को करना क्या है कि ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है, और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर ये जो रेखीय आवेशित तार है, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगी, L होगी। तो L लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालनी है, तो L लंबाई पर जो आवेश की मात्रा आएगी वही इस बंद पृष्ठ में, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ पर ये जो अपने पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो आवेश होगा, ये आवेश की मात्रा Q बराबर लैम्डा इंटू L हो जाएगी। लैम्डा क्या है, इसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, और इसके अंदर तार की लंबाई L है, तो एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है लैम्डा, एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है वो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा को अपन इसकी लंबाई L से गुणा कर देंगे, तो इस पर आवेश आ जाएगा, और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर इस तार पर जो आवेश है वही आवेश इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होगा। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में जो कुल आवेश है Q बराबर आ गया लैम्डा इंटू L, ये समीकरण नंबर 1। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो अब अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, यानी विद्युत फ्लक्स जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पर अपन ने बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है उसका सूत्र अपन ने पढ़ा था, फाई E बराबर समाकलन S AdS कोस थीटा, और ये समीकरण नंबर अपन ने 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर इसमें अब ये जो अपने पास समीकरण नंबर 2 आई है, इस समीकरण नंबर 2 को अपन भाग S1 भाग S2 और भाग S3 के लिए अपन इसको लिखेंगे। तो ये जो समीकरण 2 है इसको निम्न प्रकार अपन लिख सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो समीकरण 2 है इसको यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसमें अब देखते हैं आगे। तो समीकरण 2 को पृष्ठ S1 के लिए लिखेंगे अपन, तो S की जगह S1, तो ये आ जाएगा फाई बराबर समाकलन S1 AdS कोस थीटा, तो ये पद आ गया प्लस। फिर समीकरण 2 को भाग S2 के लिए अपन लिखेंगे, तो S की जगह S2 समाकलन S2 AdS कोस थीटा, तो समाकलन S2 AdS कोस थीटा, फिर प्लस कर देंगे। फिर समीकरण 2 को ये जो अपने पास भाग S3 है इसके लिए अपन लिखेंगे, इस भाग S3 के लिए, तो S की जगह S3 समाकलन S3 AdS कोस थीटा, तो समाकलन S3 AdS कोस थीटा, ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। और पृष्ठ S1 के लिए थीटा 90 डिग्री, पृष्ठ S2 के लिए थीटा 90 डिग्री, पृष्ठ S3 के लिए थीटा 0 डिग्री, ये अभी आपको समझाया था, तो ये अभी समझा दिया था मैंने, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पर लिख दी। अब अपन क्या करेंगे कि S1 S2 S3 के लिए ये जो थीटा की वैल्यू है, ये समीकरण 3 मान ली, इस समीकरण 3 में अपन यहाँ पर रखेंगे। फाई बराबर, तो ये आ गया फाई बराबर समाकलन S1 AdS, तो समाकलन S1 AdS। अब S1 के लिए थीटा 90, तो यहाँ पर थीटा इज 90 कोस 90 डिग्री, तो ये कोस 90 डिग्री, फिर प्लस, तो ये प्लस हो गया। S2 के लिए थीटा इज 90 डिग्री,
तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री, तो समाकलन एस टू ई डी एस कोस 90 डिग्री, तो ये आगे समाकलन एस टू ई डी एस कोस 90 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये अपन ने क्या कर दिया प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर S3 के लिए थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पर S3 के लिए थीटा 0 डिग्री, तो समाकलन S3 ई डी एस कोस 0 डिग्री, तो यहाँ पर समाकलन S3 ई डी एस कोस 0 डिग्री आ गया। अब फाई बराबर कोस 90 डिग्री का मान 0, तो पूरा समाकलन 0 हो जाएगा, 0 आ गया, प्लस प्लस कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये समाकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस, ये प्लस 0 हो गया, ये कोस 90 डिग्री मान 0, तो ये 0 रखेंगे पूरा 0, तो समाकलन 0 हो गया, प्लस तो ये प्लस कर दिया। अब ये समाकलन S3 तो समाकलन S3 कोस 0 डिग्री का मान 1 को ई डी एस से गुणा करेंगे, ई डी एस, तो यहाँ पर क्या आ गया ई डी एस आ गया। अब फाई बराबर 0 प्लस 0 0 में अपन ये जोड़ेंगे समाकलन ये आ जाएगा, तो फाई बराबर ये, तो फाई बराबर ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया अपने पास। अब हम जानते हैं कि गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। अब अपन क्या करते हैं, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे एक बिंदु यहाँ पर ले ले, एक यहाँ पर, 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 तो गाउसी पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी वही आर रहेगी, वही आर रहेगी आर, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है इसका मान कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ पर ई कांस्टेंट रहेगा, फाई बराबर, तो ये फाई बराबर ई यहाँ पर कांस्टेंट ई को समाकलन से बाहर, ई समाकलन से बाहर, फिर ये समाकलन S3 ds, तो समाकलन S3 ds ये आ गया अपने पास, तो ये समाकलन S3 ds ये आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, समाकलन S3 ds का अपन यहाँ पर मान निकालेंगे, मान लिखेंगे, इसका मान क्या होता है। तो S3 भाग पर S3 पृष्ठ पर ds अल्पांश है, तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है, ये जो वक्रीय पृष्ठ है अपने पास S3, इस पर ये अल्पांश ds, तो इस अल्पांश ds का क्या कर रखा है यहाँ पर समाकलन, तो इस अल्पांश ds के समाकलन का मतलब ये होगा कि ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इस संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जो संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ है S3, इस संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, बेलन की लंबाई क्या है L है, तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 2 पाई RL, तो समाकलन S3, चूंकि समाकलन S3 ds बराबर क्या होगा 2 पाई RL हो जाएगा, तो बेलन का जो संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ उसका क्षेत्रफल समाकलन S3 ds बराबर क्या होगा 2 पाई RL ये हो जाएगा। L बेलन की लंबाई, R बेलन की त्रिज्या यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, फाई बराबर ई, तो ये फाई बराबर ई आ गया, फाई बराबर ई, तो ये फाई बराबर ई। अब ये जो समाकलन है इसकी वैल्यू, इस समाकलन की वैल्यू 2 पाई RL अपन यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो 2 पाई RL यहाँ पर आ जाएगा, तो इंटू ये 2 पाई RL आ गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर अपन ने ये क्या निकाला है कि ये जो अपने पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसमें से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई RL ये आ गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गए। अब अपन पढ़ेंगे गाउस नियम से, यानी गाउस प्रमेय से। तो अब गाउस नियम, गाउस प्रमेय अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो गाउस नियम, गाउस प्रमेय अपन ने पढ़ी थी, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो जो सिग्मा क्यू है वो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और यहाँ पर जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कुल आवेश क्या निकाला है, क्यू निकाला है। तो सिग्मा क्यू की जगह अपन क्यू भी डायरेक्ट रख सकते हैं, तो सिग्मा क्यू की जगह अपन क्यू रख देंगे यहाँ पर, और ये समीकरण नंबर अपन क्या मान लेंगे 5। तो गाउस नियम से गाउस नियम फाई बराबर ये, तो ये समीकरण नंबर 5। तो ये जो फाई क्या होगा, इसमें फाई क्या होगा, जो बेलनाकार अपने पास गाउसीय पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसमें से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये गाउस नियम से। अब समीकरण 4वें 5 से, तो अब अपन यहाँ पर इसमें देखेंगे, ये अपने पास, तो ये अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास समीकरण 4 है, और ये अपने पास यहाँ पर इसमें, ये अपने पास यहाँ पर इसमें ये क्या है समीकरण 5 है। तो ये समीकरण 4 क्या है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और ये जो समीकरण 5 है ये क्या बताती है, ये समीकरण 5 क्या बताती है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो इसका मतलब समीकरण 4 में यहाँ पर ये फाई, और समीकरण 5 में यहाँ पर ये फाई, तो यहाँ पर भी ये फाई बराबर, यहाँ पर भी ये फाई बराबर। तो समीकरण 4 और 5 से
ये जो वैल्यू है फाई की, फाई ई की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ई इंटू 2πRL किसके बराबर होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। तो ई इंटू 2πRL बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, ये आ गया अपने पास। अब इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ तक आ गया। अब ये ई बराबर, तो ई बराबर हो गया, फिर 2πRL एप्सिलॉन नोट से गुणा, तो ये आ गया अपने पास, ऊपर क्यू, तो ये क्यू आ गया। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी, इसमें समीकरण 1 क्या पढ़ी थी, क्यू बराबर लैम्डा एल। तो समीकरण 1 लिख देंगे, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो अब यहाँ पर ई बराबर, तो क्यू की ये वैल्यू लैम्डा एल यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर बटे, तो क्यू की ये वैल्यू यहाँ से अपन ने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर ही आ गया, फिर बटे, तो ये बटे कर दिया। ये जो वैल्यू है 2πRL एप्सिलॉन नोट, तो ये ऐसे कैसे आ गई 2πRL एप्सिलॉन नोट। अब इस एल का भाग एल में एक बार लगा दिया, तो एल का भाग एल में एक बार लग गया, तो ई बराबर ऊपर लैम्डा बच गया, लैम्डा बटे नीचे 2πR एप्सिलॉन नोट, तो नीचे आ गया 2πR एप्सिलॉन नोट, ये आ गया। ई बराबर ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे 2 से गुणा कुछ बढ़ाने के लिए, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे 2 लैम्डा बटे नीचे 2 से गुणा करेंगे 2 गुणा 2π 4π एप्सिलॉन नोट आर, तो 4π एप्सिलॉन नोट आर, ये आ गया अपने पास। अब इसके बाद अपन यहाँ पर इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते हैं, ई बराबर, तो यहाँ पर आ गया ई बराबर, अब 1 में 4π एप्सिलॉन 0, 1/4π एप्सिलॉन नोट, तो 1/4π एप्सिलॉन नोट लिख दिया। क्या बच गया अब 2 लैम्डा बटे आर, तो यहाँ पर आ गया 2 लैम्डा बटे आर, तो 2 लैम्डा बटे आर, ये आ गया। अब ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नोट, ये के बराबर होता है, तो इसकी जगह के, फिर 2 लैम्डा बटे आर, तो क्या आ गया के 2 लैम्डा बटे आर, तो के 2 लैम्डा बटे आर, ये आ गया। तो इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, के 2, इसकी जगह क्या रख दिया 2 लैम्डा बटे आर, तो ये के 2 लैम्डा बटे आर, ये समीकरण नंबर 6। तो जो अनंत रेखीय आवेशित तार है उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समीकरण 6 की सहायता से अपन निकाल सकते हैं, या इस समीकरण की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो समीकरण 6 है, इस अनंत रेखीय आवेशित तार से लंबवत दूरी r पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो इस बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है इस अल्पांश पर यहाँ पर है, तो इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे ज्ञात करेंगे, इस समीकरण 6 से ज्ञात करते हैं। अब इस समीकरण 6 से यहाँ से k कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, लैम्डा रेखा उस घनत्व कांस्टेंट, तो जो E है दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो E r के व्युत्क्रमानुपाती, तो E r के व्युत्क्रमानुपाती, तो E समानुपाती 1/r। अब E और r के बीच में ग्राफ, तो E व r के मध्य अपन ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर। तो x अक्ष के ऊपर ये दूरी r ले ली अपन ने, y अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले ली अपन ने, और ये मूल बिंदु O, तो जो अनंत रेखीय आवेशित तार है उसका जो मध्य बिंदु O यहाँ पर ये हो गया अपने पास। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अनंत रेखीय आवेशित तार से जैसे जैसे दूरी r बढ़ेगी वैसे वैसे E का मान कम होता जाएगा। तो अनंत रेखीय आवेशित तार से दूरी r का मान बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कम होती जाएगी, और ग्राफ को अपन इसके समांतर पास में लाकर छोड़ देंगे। जब दूरी अनंत हो जाएगी तो ये जो ग्राफ इसमें मिल जाएगा यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। और ये जो ग्राफ है इस संबंध के लिए, तो ये संबंध मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये संबंध इसके पास यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अनंत रेखीय आवेशित तार से जैसे जैसे बिंदु P के लिए दूरी r का मान बढ़ता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कम होती जाएगी। तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 6 को सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में। तो E सदिश राशि, तो E के ऊपर सदिश आया, सदिश ही हो गया, इज इक्वल टू के कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे आ गई, 2 कांस्टेंट, लैम्डा जो रेखीय आवेश घनत्व कांस्टेंट अदिश राशि, तो 2 लैम्डा यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया। फिर ये बटे r है, तो ये बटे r कर दिया, तो नीचे दूरी r है, तो यहाँ पर एकांक सदिश r कैप आ जाएगा। r कैप एकांक सदिश है जो सदिश E की दिशा में होगा। यहाँ पर इधर कोई भी सदिश राशि नहीं आ रही, तो r है तो एकांक सदिश r कैप एकांक सदिश, तो जहाँ r कैप बराबर एकांक सदिश जो सदिश E की दिशा में होगा। अब इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर इसमें देखते हैं कि जो r कैप एकांक सदिश है वो ये जो सदिश E है इस सदिश E की दिशा में इस प्रकार होगा। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP दिशा में ये होगी अपने पास। तो r कैप एकांक सदिश इस सदिश ई की दिशा में, इस सदिश ई की दिशा में होगा इस प्रकार। तो ये अपन ने यहाँ पर इसमें ये देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा और बताएंगे अपन यहाँ पर इसमें कि मान लो एक तो बिंदु P यहाँ पर है और बिंदु P को यहाँ की बजाय मान लो अपन ने यहाँ पर ले लिया। अब ये जो दूरी r है, अब इतनी त्रिज्या का अपन बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे तो ये जो बिंदु P है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी तुलना में यहाँ पर अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु P की तुलना में जब यहाँ पर आएंगे तो दूरी r, इस बिंदु P के लिए दूरी r का मान बढ़ जाएगा। तो r का मान इसकी तुलना में, r का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो इसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान इसकी तुलना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर कम हो जाएगा। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पर इसमें अपन थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर अपन ने जो गाउस नियम है अभी अपन ने यहाँ पर देखा था इसमें कि यहाँ पर ये गाउस नियम से ये देखा था, गाउस नियम से तो फिर अपन ने यहाँ पर गाउस नियम अपन ने काम में लिया था। तो इसमें ये जो गाउस नियम है, गाउस प्रमेय अपन ने काम में ली थी और गाउस नियम का यहाँ पर गाउस प्रमेय का उपयोग करते हुए जो बिंदु P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र अपन ने निकाला था। तो इस टॉपिक में अपन गाउस नियम का उपयोग कर रहे हैं। फिर बिंदु P पर अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र अपन ने निकाला था। तो ये गाउस नियम का क्या हो गया, अनुप्रयोग हो गया। तो ये जो गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसमें गाउस नियम, गाउस प्रमेय अपन ने काम में लिया। और फिर अपन ने ये बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E बराबर ये निकाल ली अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। तो ये गाउस नियम का क्या हो गया, पहला अनुप्रयोग अपना कंप्लीट हो गया ये। तो ये जो गाउस नियम है, गाउस प्रमेय है, इसका ये जो पहला अनुप्रयोग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दूसरा अनुप्रयोग। धन्यवाद।